नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे उपसर्ग, यानी कि प्रीफिक्स। और ये उपसर्ग के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में विशेषता लेकर आते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, इसे हम शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं। जो प्रीफिक्स यानी कि जो पहले जुड़ता है, उपसर्ग यानी कि जो पहले जुड़ता है। तो पहले जो शब्दांश जुड़कर शब्द के वाक्य जो के अर्थ में परिवर्तन लेकर आ जाते हैं या किसी भी विशेषता को लेकर आ जाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने परिभाषा याद कर ली होगी और उपसर्ग के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। 4 से 5 प्रकार मैंने उपसर्ग के आपको बताए थे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो इस तरह से हमने उपसर्गों के प्रकार भी पढ़े थे। तो आज उन सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप बिल्कुल जहां पर आपने पिछले सेशन में अपनी कॉपी में छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप जब हम पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक पहले समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और इस तरह से मैंने उपसर्गों के बारे में आपको बताया था कि बहुत तरह के उपसर्ग होते हैं, अलग अलग तरह के उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, आ, उप, अलंग। और एक मूल शब्द लेकर हमने और अलग तरह के यहाँ पर शब्द भी बनाए थे। शब्द आपने लिखे होंगे, ये सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन की होगी। उसके बाद मैंने उपसर्गों की कुछ विशेषताएं आपको बताई थी। वैसे तो जो एक बार परिभाषा को याद कर लेगा, उसके लिए उपसर्गों की विशेषताएं याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें उसे याद है कि क्या उपसर्ग में होता है। तो यहाँ पर विशेषताएं हमने इसलिए लिखी ताकि हम बहुत आसानी से परिभाषा को भी याद कर सके और उपसर्गों को भी याद रख सके। सबसे पहला, प्रारंभ में ये जोड़े जाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग इन्हें नहीं किया जाता है, पूर्व में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद उपसर्गों के प्रकार, उपसर्गों के 4 प्रकार होते हैं, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। और कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इसमें भी हमने सबसे पहले लिया था संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें संस्कृत के उपसर्गों में देखिए क्या होता है कि आप यहाँ पर परिभाषा जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत के उपसर्गों में ये शब्द देखिए आप, अति, अधिक, अनु, अप, ये सारे शब्द जो हैं आपके क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं। यानी कि संस्कृत, ये शब्दांश जो आपके यहाँ पर दिखाई दे जा रहे हैं, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के शब्द में अति, अति का अर्थ होता है अधिक, अधि का अर्थ होता है ऊपर, अनु का अर्थ होता है पीछे। तो जिस प्रकार अनुसरण है ना, अनुचर, अनुज, तो ये सारे शब्द क्या होंगे? संस्कृत के उपसर्ग कहलाएंगे। अपमान, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो आगे और भी इसमें मैं आपको कुछ परिभाषा और भी एग्जाम्पल्स हम इनके लिखते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। तो जैसे उप, अगला प्र,
दुस्सह, परा, ये शब्द सारे संस्कृत के शब्द हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर इनका अर्थ बताती हूँ। जैसे उप, उप का अर्थ होता है सहायक, सहायक या निकट, सहायक या निकट। प्र का अर्थ होता है आगे या ऊपर। दुस्सह का अर्थ होता है कठिन। परा का अर्थ होता है उल्टा या अधिक। तो इससे हम किस प्रकार के शब्द बनाएंगे? जैसे सबसे पहले उप, उप से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? उपकार, उपयोग, उपसर्ग। देखिए आगे या ऊपर, तो उपकार, उपसर्ग, उपयोग, इस तरह के शब्द हम यहां पर उप से बना सकते हैं। अगला हमारा है प्र। तो प्र से हम किस प्रकार से शब्द बनाएंगे? प्रचार, प्रलय, प्रयत्न। इस प्रकार से हम इनसे, तो यहां पर आप देखिए जो शब्द नए बन रहे हैं इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रधन चार, प्रचार, प्रधन लय, प्रलय, प्रधन यत्न, प्रयत्न। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार दुस्सह यानी कि कठिन का हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव में कठिन भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दुष्प्रभाव, दुस्साहस, इस प्रकार से और भी शब्द हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद आया परा। परा का मैंने आपको बताया उल्टा या अधिक, तो परा जय, परा जय, पराक्रम, पराधीन, तो आप देख रहे हैं पराजय, पराक्रम, पराधीन। तो ये तीनों शब्द जो है, जैसे पराजय, तो पराजय का अर्थ है जय का उल्टा पराजय, और परा का अर्थ यहाँ पर अधिक भी बताया है। तो पराजय, पराक्रम, पराधीन। तो इस तरह से यहाँ पर जो संस्कृत के शब्दांश हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग शब्दांश जो है, ये बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं जैसे हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन बात है, सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा सभी शब्द अव्यय होते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था हिंदी व्याकरण का, हमने अव्यय शब्द उसमें पढ़े थे। तो आपको अव्यय शब्द पता है क्या होते हैं, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ये प्रायः अव्यय शब्द होते हैं। ये भी आप लिखेंगे इसमें एक जगह पर, ताकि आपको ये याद रहे।
जितने भी संस्कृत के यहाँ पर आपको उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं ये प्रायः अव्यय होते हैं। अव्यय यानी कि वो जिसमें काल, लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देंगे, जैसे कु, इसका अर्थ होता है बुरा। और एग्जाम्पल बहु, इसका अर्थ होता है बहुत। पुरा, इसका अर्थ होता है प्राचीन। चीर, इसका भी अर्थ होता है बहुत। तो इन सब के हम किस प्रकार से इन सब से शब्द बनाएंगे? तो सबसे पहले कु, कु का अर्थ होता है बुरा, तो हम कु उपसर्ग से शब्द बनाएंगे कुपुत्र, कुमार्ग, कुसमय, कुपुत्र, कुमार्ग, कुसमय। बहु, तो बहु का क्या होगा? बहुवचन, बहुमूल्य और बहुमुखी। तो इस प्रकार हम इस तरह से इसमें शब्द बना सकते हैं। पुरा, पुरा का क्या अर्थ होगा? प्राचीन, पुरातत्व, पुराकाल। चीर, चीर का अर्थ होता है बहुत, तो चिरंजीव। चीरकाल, बहुत समय पहले। या चिरायु, लंबी आयु। तो इस तरह से हम इन उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इस तरह से जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी लिखने पढ़ने के साथ साथ इसे कॉपी में लिख भी रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग, सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। जिस प्रकार संस्कृत में हमने पढ़ा संस्कृत के उपसर्गों को, अब हम यहाँ पर कुछ हिंदी के उपसर्गों को पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी के जो शब्दांश है, हिंदी में जो शब्दांश है जिनसे हम नया शब्द बनाते हैं और शब्द के अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अलग अलग उसके हैं, अलग अलग उपसर्गों के हैं, अलग अलग प्रकार के उपसर्गों के हैं। तो अभी हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। जैसे भर, पर, अन,
तो सबसे पहले अ उपसर्ग जिसका अर्थ है अभाव, या फिर निषेध। कहीं पर अगर हमें निषेध लगाना है, नहीं का भाव अगर हमें प्रकट करना है, तो वहां पर हम अ शब्द लगाते हैं। जैसे अचल, अजर, अथाह। अगला है भर। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपूर, भरपूर, भरपेट, भरमार। आदि। इस तरह के और भी शब्द होंगे जो इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद आपका आता है पर। तो पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा। तो किस प्रकार से शब्द बनाएंगे? परदेश, परलोक, परोपकार। अगला है अन। अन से क्या शब्द बनेगा? अन का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। सेम अर्थ है। अनपढ़ यानी कि बिना पढ़ा लिखा, अभाव, पढ़ाई का अभाव। अनमोल, अनहोनी, आदि। इस तरह से जहां पर भी आपको इस तरह के शब्द यहाँ पर दिखाई देंगे, वहां आपको हिंदी के जो उपसर्ग हैं, ये आपको ये हिंदी के उपसर्ग हमारे कहलाएंगे। और आप उनके अर्थ समझेंगे कि अ का क्या अर्थ होता है। तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, यानी कि जहां पर नहीं शब्द का शब्द प्रकट होता है। जैसे अचल, अजर, अथाह। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, जैसे भरपूर, भरपेट, भरमार। पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा, तो परदेश, परलोक, परोपकार। तो तीनों शब्द हैं आपको। जैसे परदेश तो किसी पराये के बारे में बात हो रही है, परलोक किसी दूसरे लोक के बारे में बात हो रही है, परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करने की बात हो रही है। अनबन, सॉरी अन, अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो जैसे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अनहोनी, कोई दुर्घटना हो गई हो। तो इस तरह के जो शब्द हैं, ये हिंदी के उपसर्ग हमारे हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग पढ़ेंगे। हिंदी के और भी बहुत सारे उपसर्ग जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में होंगे, आप देखेंगे इस तरह के शब्दों को आप उसमें से छाटेंगे कि जहां पर आपको लगे कि हाँ ये एक उपसर्ग है, तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स में, तो ये आपके लिए होमवर्क भी है कि इसके आगे के एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे, जो हिंदी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के
उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग में जो शब्द आएंगे, आपके जो उपसर्ग होंगे यानी कि जो शब्दांश होंगे वो उर्दू या फारसी भाषा से लिए गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए शब्दांश जो है या उपसर्ग जो है उपसर्ग जो है अल, कम, खुश, गैर और दर। आप देखेंगे सारे उर्दू के शब्द ही से बनेंगे। और अर्थ में यहाँ पर आपको सबका बता देती हूँ। अर्थ, अल का अर्थ होता है निश्चित, कम का अर्थ होता है थोड़ा, खुश का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ, गैर का अर्थ होता है निषेध या नहीं, दर का अर्थ होता है मैं। तो अब इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे। देखिए, अल बत्ता, अगला बनाएंगे कम यानी कि थोड़ा जो शब्द है कम जोर, कम उम्र। अगला है खुश, खुशहाल, खुशबू, गैर, गैर हाजिर, निषेध की यहाँ पर बात बताई गई है कि गैर शब्द जो है उसका अर्थ होता है निषेध यानी कि नहीं नहीं प्रकट करना। तो जैसे गैर हाजिर, हाजिर ना होना, गैर कानूनी, जो कि कानून के खिलाफ हो, या गैर जरूरी, जो जरूरी नहीं हो। दरअसल यानी कि मैं बताया है दर शब्द का, तो दरअसल, दरकार या दरमियान। तो इस तरह से जो ये शब्द हैं, ये सारे शब्द आपके उर्दू और फारसी भाषा से लिए गए हैं, यानी कि जो उपसर्ग हैं ये उर्दू और फारसी भाषा के उपसर्ग है, जैसे अल, कम, खुश, गैर, दर। और सबके अर्थ मैंने आपको बताए और यहाँ पर शब्द भी मैंने आपको बनाए। तो आप इन जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो शब्द हमने बनाए हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे जो ये शब्द हमने बनाए हैं, आप भी इन शब्दों को और भी बना सकते हैं, और भी शब्द इसके आगे लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो इसमें आगे भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे इसके आगे और एग्जाम्पल, इसके आगे और एग्जाम्पल, इसके आगे और एग्जाम्पल। तो इस तरह इन शब्दों से बनाना है। आपने देखना है कि जो शब्द होंगे वो उर्दू फारसी भाषा से लिए गए होंगे। अब यहाँ पर आता है सबसे लास्ट नंबर 4, अंग्रेजी के उपसर्ग। नंबर 4, अंग्रेजी के
उपसर्ग। अंग्रेजी के अब यहाँ पर जो शब्दांश होंगे, जो उपसर्ग होंगे, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उपसर्ग यानी कि जो शब्दांश है उन्हें ही ले लेते हैं। देखिए, सब, ये हिंदी वाला सब नहीं है, SUB, सब इंग्लिश वाला सब है, लेकिन इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं। डिप्टी, वाइस, चीफ, जर्नल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ आपको बताएंगे। सब, सब का अर्थ होता है इंग्लिश वाले सब का अधीन या नीचे, अधीन या नीचे। अगला डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। अगला है वाइस, वाइस का होता है उप। चीफ का अर्थ होता है प्रधान। जर्नल का अर्थ होता है, चीफ का अर्थ होता है मुख्य। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। तो सबके हम अर्थ लिख चुके हैं, अब एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सब, तो सबसे पहले इंग्लिश में आपने पढ़ा हो, सुना होगा शब्द सब इंस्पेक्टर। सब कमेटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अब हमने डिप्टी शब्द लिखा हुआ है, तो डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। इसके भी बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। डिप्टी डायरेक्टर, या डिप्टी कमिश्नर। अगला है वाइस। तो सबसे पहले स्कूल में आपने शब्द सुना होगा वाइस प्रिंसिपल। या वाइस चांसलर। अगला चीफ शब्द है हमारा। तो बहुत सारे आपने शब्द इस में सुने होंगे। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। अगला नंबर लास्ट जर्नल। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। जर्नल मैनेजर। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी के जो उपसर्ग यहां पर लिखे हैं, जैसे सब, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, डिप्टी,
डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, जनरल, प्रधान यानी कि प्रधान, जनरल मैनेजर। तो यहाँ पर जो शब्द हैं ये सारे उपसर्ग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, यानी कि जो शब्दांश है ये अंग्रेजी के हैं और इनके अर्थ यानी कि अंग्रेजी शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं और उदाहरण के लिए मैंने आपको ये शब्द यहाँ पर लिखवाए हैं। तो आप सभी इस सेशन को यानी कि जो भी हमने पढ़ा है इस पूरे सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में उपसर्गों यानी कि प्रीफिक्स के बारे में ये आप बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। हर 4 तरह के यहाँ पर उपसर्ग बताए गए हैं, चारों को याद करेंगे क्योंकि उपसर्ग आप जब आपकी एग्जाम में आते हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग तरह से इनको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप अपनी कॉपी में इसे लिखिए और घर में रिवाइज कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा उपसर्ग पार्ट में, ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में कोई चीज नहीं आई है, कोई चीज आपको दोबारा पूछनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको इस चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगी। और जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सबसे पहले तो हमने जो चारों टाइप्स पढ़े हैं उपसर्ग के, उन चारों में आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो आप अपने आसपास अपनी कॉपी में देखते हैं, नोटबुक में देखते हैं, बुक में देखते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अंग्रेजी का उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है या हिंदी का उपसर्ग प्रयोग किया गया है या संस्कृत का उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं या उपसर्गों से बने हुए शब्द किस प्रकार से होते हैं। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।